हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। बी फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यानी कि यूनिट ऑपरेशन सब्जेक्ट का ये लेक्चर 2 है। फर्स्ट यूनिट फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, ये उसका सेकेंड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर, पाइजोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स की बात की जाए तो जब फ्लूइड मोशन के फॉर्म में ना होकर के स्टेबल फॉर्म में होता है, रुका हुआ होता है, तो उस वक्त जो रूल रेगुलेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं उनको फ्लूइड स्टैटिक्स लॉ कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के, जिनको हम फर्दर फ्लूइड डायनेमिक्स में भी यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को कैलिब्रेट करने और डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे एक फंडामेंटल फ्लूइड स्टैटिक का लॉ है प्रेशर मेजरमेंट का, कैसे डेंसिटी, हाइट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर मेज़र करते हैं उस फ्लूइड में जो रुका हुआ है, यानी फ्लूइड इन रेस्ट स्टेट। ओके, तो फ्लूइड स्टैटिक का क्या मतलब है? फ्लूइड स्टैटिक्स में हम फ्लूइड इन रेस्ट स्टेट में उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं, क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक पॉइंट है ए, रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है एरो से। पॉइंट ए पे एग्जैक्टली कितना प्रेशर लग रहा है ये हमको मेज़र करना है। ये फ्लूइड एक ऐसे कंटेनर में रखा है जिसका सरफेस एरिया ए है, जो मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर से मेंशन किया है, सिलेंड्रिकल शेप है इस कंटेनर का, आप समझ रहे होंगे। इसके ऊपर P0 एक प्रेशर लग रहा है। P0 एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हर जगह खुले किसी भी कंटेनर में लगता है, कहीं भी। जैसे हम खड़े हैं तो हमारे सिर के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है। ये चूँकि हम इसके हैबिचुअल हो गए हैं तो हमको महसूस नहीं होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है और H हाइट पे, सरफेस से ऊपर जो सरफेस है टॉप का, उससे H हाइट पे एक पॉइंट है एक पॉइंट है A, वहाँ पे एक प्रेशर P लग रहा है। तो हमको P कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली कितना प्रेशर वहाँ पे लग रहा है, टोटल P। ये P हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि जो लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है कंटेनर में, उसके A पॉइंट पे पर्टिकुलर प्रेशर प्लस जो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो P0 को तो हमको कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पे, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं। बट जो लिक्विड है इस कंटेनर में, तो H हाइट पे, सरफेस से H हाइट पे जाकर के पॉइंट A पे एग्जैक्टली कितना प्रेशर लग रहा है उस लिक्विड का, उसको हमको कैलकुलेट करना है, जो आता है रो जी एच। रो क्या होता है? रो ये है, रो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को। डेंसिटी क्या होती है? मास, यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहते हैं। तो इस सॉल्यूशन की, इस लिक्विड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जी ग्रेविटेशनल फोर्स है और H ये हाइट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे हमको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फोर्स और एरिया के रिस्पेक्ट में प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस लिक्विड, इस जो हमारा फ्लूइड है, इसके वजह से प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लास्ट में हम ऐड कर देते हैं। देखिए फॉर्मूले में P0 ऐड कर दिया गया है। तो
हम P यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये फोर्स बाय एरिया, ये पॉइंट A पे प्रेशर है किसका, ओनली लिक्विड का। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स क्या होगा, जो लिक्विड का मास होगा उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी G का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, तो वही फोर्स है उस पॉइंट पे एग्जर्ट हो रहा है, उस एरिया पे पूरे एग्जर्ट हो रहा है। यानी पूरे सरफेस एरिया A पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, h हाइट तक के लिक्विड का मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास क्या होगा, h हाइट तक के लिक्विड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो रो इंटू एच इंटू एरिया, बिकॉज सिलेंड्रिकल सर्फेसेस या सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम जो होता है उसके सरफेस एरिया यानी कि ए सरफेस एरिया और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एच इंटू एरिया इंटू रो इंटू जी अपॉन एरिया, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, इससे आप फैमिलियर होंगे। तो एरिया अपॉन एरिया एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए, क्या बचा, रो इज इक्वल टू सॉरी पी इज इक्वल टू रो एच जी, पी इज इक्वल टू रो एच जी, ये आपको मिल गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कैसे कंसीडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सिलेंड्रिकल सरफेसेस में, एरिया इनटू हाइट को से। तो एरिया हमको पता था ए और हाइट, एरिया को डायरेक्ट हमने एरिया लिखा और हाइट हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें हमने डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम में, तो मास आ गया, ठीक है। चलिए, तो पिछले में हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोस्टेटिक या फ्लूइड स्टैटिक्स के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को पढ़ा कि प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी इनटू हाइट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब प्रेशर को मेज़र करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में प्रेशर को मेज़र करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज़ होते हैं। लैब वर्क करते वक्त या बहुत ही माइन्यूट लेवल पे प्रेशर को मेज़र करते वक्त हम मैनोमीटर यूज़ करते हैं, और जब कोई स्पेसिफिक मशीन्स की डिज़ाइनिंग की जाती है जिसमें प्रेशर को मेज़र भी करना होता है साथ ही कंट्रोल करना होता है, ऐसे में हम मैकेनिकल गैसेस को यूज़ करते हैं। मैकेनिकल गैसेस, तो मैकेनिकल गैसेस के बारे में हम बाद में फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो बी फॉर्म लेवल पे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे ये रिलेवेंट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैनोमीटर की अगर बात की जाए, जो बी फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में है, इनको डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। स्टैंडर्ड पैटर्न जो है इनके क्लासिफिकेशन का, मैनोमीटर को सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइन मैनोमीटर में डिवाइड किया जाता है। इंक्लाइन मैनोमीटर जो होते हैं वो भी सिंपल और डिफरेंशियल मैनोमीटर में फिर से डिवाइड किए जाते हैं, यानी इंक्लाइन मैनोमीटर को भी हम सिंपल और डिफरेंशियल मैनोमीटर में डिवाइड कर सकते हैं। शेप के बेसिस पे इंक्लाइन और यू ट्यूब मैनोमीटर में हम डिवाइड कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड तरीका है मैनोमीटर को आप चाहे जैसे भी डिवाइड करो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उनका स्ट्रक्चर, उनका मैकेनिज्म, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट पता हो, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सिंपल और डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है, इसके बारे में जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी सिंपल है इसको समझना, और ये नाइपर जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या, सिंपल मैनोमीटर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर मेज़र करता है। लास्ट स्लाइड में फिर से चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए पे प्रेशर मेज़र करने के लिए सिर्फ पॉइंट ए पे हमको प्रेशर मेज़र करना है, तो जो डिवाइस हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस कंटेनर के साथ, दैट विल बी सिंपल मैनोमीटर। जबकि डिफरेंशियल मैनोमीटर दो अलग अलग डिफरेंस पे, दो अलग अलग पॉइंट के डिफरेंशियल प्रेशर को मेज़र करता है। इसको मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाता हूँ, सॉरी। ये सपोज करिए एक पाइप गई है, ठीक है, और एक ये पाइप गई है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो प्रेशर में डिफरेंस है वो मैं मेज़र करूं। तो ऐसे में मैं यहाँ पे
एक मैनोमीटर अटैच करूँगा। सपोज करिए ये मैनोमीटर है, थोड़ा स्ट्रक्चर अजीब सा है बट सपोज करिए ये मैनोमीटर है जो इधर इस पाइप के एक पॉइंट से और इधर इस पाइप के एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों पाइप में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा उसको ये डिफरेंशियल मैनोमीटर बताएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो देख लेते हैं सिंपल मैनोमीटर में। पाइजोमीटर सबसे सिंपल होता है जिसको इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यूट्यूब मैनोमीटर, ये भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिंगल कॉलम और वेल टाइप और माइक्रो मैनोमीटर जो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो इनके स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूं इस लेक्चर में। डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात की जाए तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं, यानी कि यूट्यूब मैनोमीटर सिंपल मैनोमीटर में भी होते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी होते हैं, और इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर भी होते हैं। इंक्लाइन यानी एक पर्टिकुलर एंगल पे उनको टिल्टेड करके रखा जाएगा उनके प्रॉपर वर्किंग के लिए। उसके अलावा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं। इन्वर्टेड यानी यूट्यूब को घुमा दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर भी होते हैं। ठीक है, तो इंक्लाइन मैनोमीटर जो होता है इसमें इंक्लाइन यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर और इंक्लाइन यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी इंक्लाइन मैनोमीटर में आपको यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं। बेसिकली इंक्लाइन मैनोमीटर जो होते हैं वो यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं, जो सिंपल मैनोमीटर यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर को मेज़र करने के लिए, और डिफरेंशियल यूट्यूब इंक्लाइन मैनोमीटर यानी कि दो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर को, उनके प्रेशर के डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर का स्ट्रक्चर है। फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर है। डिफरेंशियल मैनोमीटर की खास बात क्या है, देखिए इसमें एक फ्लूइड एक अलग पाइप में बह रहा है, A+ जिसको दिखाया गया है, जिसकी डेंसिटी गामा 1 है, और दूसरा फ्लूइड पाइप B में बह रहा है जिसकी डेंसिटी गामा 3 है, स्क्रीन पे आपके सामने है, और मैनोमीटर दोनों से कनेक्टेड है, और इनकी हाइट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करके नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, हम A और B में प्रेशर में जो डिफरेंस है उसको मेज़र करेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रेशर को। अगर हम यहाँ पे सिंपल मैनोमीटर लगाते हैं तो पहले हमको A का प्रेशर मेज़र करना होगा, इट विल टेक टाइम। उसके बाद B का प्रेशर मेज़र करना होगा, इट विल ऑल्सो टेक टाइम। फिर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, उनको एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इन सब में टाइम लगेगा। तो ये सब ना करके डायरेक्टली डिफरेंशियल मैनोमीटर ऐड करके दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस हम पता कर लेते हैं प्रेशर का। तो ये क्यों ज़्यादा बेहतर होता है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि टाइम का बड़ा इशू होता है। कोई भी बैच जब बनना स्टार्ट होता है तो एक डेडलाइन होती है जिसमें हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रिपोर्ट करना होता है काम को कंप्लीट करके। ऐसे में चूंकि लेबर कॉस्ट एक साथ मिनिमम 40 to 50% काम करते हैं, तो पर आवर का जो लेबर कॉस्ट होता है वो कंपनी बेयर कर रही होती है। ऐसे में अगर मैनोमीटर सिंपल यूज़ किया जा रहा है, हालांकि वहाँ पे गॉजेस यूज़ किए जाते हैं जो और ज़्यादा एडवांस होते हैं, बट फिर भी वो भी डिफरेंशियल मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अगर वहाँ पे हम सिंपल मैनोमीटर यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में, इट विल टेक मोर टाइम, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है हमारे दिन भर की कम हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स में, जो एग्ज़ाम के लिए आपको ये सारी चीज़ें बुक्स में आपको कुछ मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी, ये समझने की बात है। डिफरेंशियल मैनोमीटर दो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस बताता है जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। कभी किसी पाइप में प्रेशर मेज़र करके हम कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करते, सिर्फ एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया जाता है। बट जब हम फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल्स पे, तो वहाँ पे हमें एक ही पाइप में चूंकि उनका स्ट्रक्चर और शेप बदलता जाता है, तो डिफरेंट पॉइंट पे अक्सर प्रेशर का डिफरेंस मेज़र करना होता है, या बीच में कोई नॉब, चैनल या पाइप गड़बड़ है तो
दो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर को डिफरेंस को मेज़र करके हम पता कर सकते हैं बीच में नॉब जाम हो गया है या ओवरफ्लो कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ ये समझ लीजिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का काफ़ी यूज़ है। वेल टाइप मैनोमीटर की अगर बात करूँ तो इसमें बहुत हाई प्रेशर के लिए बहुत बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें देखिए इसका जो बॉटम एरिया है ये काफ़ी वाइड हो जाने की वजह से और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है, उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर को बहुत ही बिना किसी सोफिस्टिकेटेड वे में बहुत लंबे कॉलम के मेज़र कर सकता है, बिना लंबे कॉलम के। तो हमको बहुत लंबे कॉलम को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैनोमेट्रिक कॉलम ग्लास ट्यूब के बने होते हैं। तो उनको वॉश करना, उनका केयर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको टूटने ब्रोकेज होने से बचाना, तो इन सब चीज़ों में हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर हमको मेज़र करना होता है, हाइड्रोलिक्स प्रेशर के डिफरेंस जो शिप्स में या बड़ी बड़ी मशीनों में लगे होते हैं, तो वहाँ वेल टाइप या माइक्रो मैनोमीटर हम यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मैनोमीटर प्रेशर को कैसे मेज़र करता है। ये काफ़ी फंडामेंटल और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ज़रूरी है, और अगर काफ़ी लंबा लेक्चर होगा तो इसके बाद की चीज़ें यानी कि पाइजोमीटर और मैनोमीटर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। 20 मिनट से ज़्यादा लंबा लेक्चर में नहीं डिज़ाइन करना चाहता। चलिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करा। पहले चलते हैं डायग्राम पे। डायग्राम कौन सा? डायग्राम 1 पे। ठीक है, तो मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो ये देखिए इस डायग्राम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा है। जब ये जो पाइप है, ये देखिए ये जो पाइप है, इस पाइप में ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे ये नॉब जो है ये क्लोज है। ठीक है, नॉब क्लोज है, आपको दिख रहा है, पैक है। और इस डायग्राम में आप देखिए नॉब ओपन हो जा रहा है। तो जब ये नॉब क्लोज है तो इससे एक सिंपल मैनोमीटर या पाइजोमीटर कनेक्ट किया गया है, जिसमें फ्लूइड यानी मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है भरा हुआ है, जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक डेंसिटी है, और वो अभी यहाँ पे इस लेवल पे है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। चलिए, तो अब अगर ये जो फ्लूइड है ये फ्लो कर रहा है इस पाइप में, ये आपको दिख रहा है, इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हमको इसका प्रेशर मेज़र करना है। अभी ये नॉब यहाँ पे बंद है और मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है जो इस हाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो सारे ये फॉर्मूले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉब मैंने ओपन कर दिया, और यहाँ पे दो चीज़ें हमको ध्यान देनी है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल यानी उसको कंप्रेस ना किया जा सके। लास्ट लेक्चर में मैं बताया था, अगर ये कंप्रेस हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, जिससे उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा जिससे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा कि सही कैलकुलेशन या सही हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहली चीज़, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होना चाहिए? आइडियली इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो कि होते भी हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, नॉर्मली इसमें हम मरकरी या कोई ऐसे लिक्विड को लेते हैं जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और वो इनकम्प्रेसिबल है। अब मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि मरकरी इनकम्प्रेसिबल है या नहीं है, ये आप पता करिएगा। उसकी डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, तो अच्छा, ये जो फ्लूइड है जो इस पाइप में बह रहा है, ये और मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपस में इमिसिबल है। यहाँ देखिए एक लेयर बन रही है, हमको लेयर का डिफरेंस साफ दिखना चाहिए, सरफेस डिफरेंस साफ दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमको नहीं दिखेगा तो हम पता कैसे करेंगे? ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इनकी एक मिक्सचर की डेंसिटी होगी, फिर हम सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो पाइप में बहने वाला जो फ्लूइड है वो इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड के साथ। या हम ये भी कर सकते हैं कि ये हमारा मैनोमीटर खाली हो और मैनोमेट्रिक फ्लूइड के तौर पे हम कोई फ्लूइड ना लें, जैसा कि पाइजोमीटर में किया जाता है, और वही लिक्विड जो इस पाइप में बह रहा था वो इस मैनोमीटर में जाए। ऐसे में हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं लेंगे। होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ,
एक तरीका तो हम मैनोमीटर ऐसा लें जिसमें फ्लूइड भरा हो, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हो, जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक डेंसिटी हो, एक उसकी अपनी डेंसिटी हो, और जो फ्लूइड फ्लो करके जा रहा है वो उसकी अपनी डेंसिटी हो, साथ में उस फ्लूइड को हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं होने चाहिए, मिक्सचर ना बना लें। या फिर ये मैनोमीटर वैकेंट हो और ये जो फ्लूइड है जो जिसका प्रेशर हमको चेक करना है वो डायरेक्टली मैनोमीटर में फिल हो। ऐसे में क्या होगा, देखिए जहाँ फ्लूइड पहले था इस लेवल पे, और ये फ्लूइड जाने के बाद जो पाइप में फ्लूइड था, ठीक है, उसके जाने के बाद जितनी हाइट ये चला गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये हाइट कितनी है h, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इस h हाइट को कैलकुलेट करके, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ऑलरेडी हमको पता है, दैट इज रो, ठीक है। तो h रो जी ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, h रो जी के हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी इनिशियली प्रेशर पाइप जिसका प्रेशर हमको मेज़र करना है, जिसके अंदर फ्लो ऑफ फ्लूइड का प्रेशर हमको मेज़र करना है पाइप के अंदर, उस पाइप को कनेक्ट करने से पहले मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो इनिशियल लेवल था उसमें और जितना लेवल फाइनली हो गया, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, यानी जो हाइट आएगी h, उसके हेल्प से और मैनोमेट्रिक फ्लूइड के डेंसिटी के हेल्प से हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इस पाइप का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो जा रहा है, बिकॉज पहले भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा था, सॉरी, चलिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले भी काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बाद में भी कर रहा है। देखिए ऊपर लिखा हुआ था, ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन हो रहा है, तो ये ऑलरेडी पहले भी और बाद में भी काम कर रहा था। तो ये हाइट h बढ़ने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको एक तरह से उसमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, कोई उसमें हिंड्रेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विड यहाँ तक क्यों था, यहाँ पे ये लिक्विड जो था यहाँ तक क्यों था, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाद में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने लिक्विड को यहीं तक बढ़ने दिया। तो ये जो h हाइट बढ़ी, इससे पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसके बाद भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसलिए डायरेक्टली h के हेल्प से हम P इज इक्वल टू रो एच जी के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी मैनोमीटर का ये फंडामेंटल है कि कैसे मैनोमीटर एग्जैक्टली अपने हाइट और अपने डेंसिटी के हेल्प से प्रेशर को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइजोमीटर। इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, इसमें कोई अलग से मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं होता है, वही फ्लूइड जो ये पाइप है, पाइप का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ये पाइप का ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब आपने पाइप को, जैसे नींबू को हम सामने से काटते हैं और ऐसे देखते हैं तो नींबू हमको दिखता है, वैसे पाइप को हमने कट कर दिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स सेक्शन। पाइप का जो पूरा जो सर्कुलर एरिया है वो हमको दिख रहा है, ठीक है। और उससे हमने एक मैनोमीटर, जो कि सिंपलेस्ट मैनोमीटर है, पाइजोमीटर कनेक्ट किया। और कैसे कैलकुलेशन हो रहा है वो ऑलरेडी आपको पता है। h हाइट मिल रही है मैनोमीटर के अंदर, जो फ्लूइड है वो वही फ्लूइड है जो पाइप के अंदर है, जिसकी डेंसिटी रो है, तो रो एच जी के हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बट इसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इन ड्रॉबैक्स को साथ ही यूट्यूब मैनोमीटर को भी डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अलावा हम लोग डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। नाम से घबराना नहीं है, बहुत ईजी हैं। अगर एक मैनोमीटर यानी पाइजोमीटर या सिंपल मैनोमीटर का आपने कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ लिया तो सारे आपको ईजी लगेंगे। और उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर में रेनॉल्ड नंबर और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक्स ज़रूर करिए, आपका लाइक्स काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए।
साथ ही जीपैड नाइपर सीरीज़ के लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, वो आपको एक एड ऑन नॉलेज देंगे स्पेसिफिकली जब आप थर्ड ईयर में जीपैड का एग्ज़ाम देंगे और फोर्थ ईयर में उसके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।